नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्राउन का सेट नंबर। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्राउन का सेट नंबर 7, यानी 6 सेट हम लोगों ने देखा है पूरे विस्तार के साथ। दोस्तों, ये क्राउन की तरफ से बिहार दरोगा के लिए बहुत परफेक्ट सेट है, यानी इसमें जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न हैं। तो यानी एक पूरा दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। आप लोग पूरा सेट को अच्छे से देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? ये कुशीनगर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान बुद्ध की एक मूर्ति प्रतिमा है लेटी हुई अवस्था में, जिसकी ऊंचाई है 6.10 मीटर। 6.10 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो कौन आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। ऑप्शन नंबर ए, थेरी गाथा। यह बौद्ध साहित्य है। यह जो है बौद्ध साहित्य है। बाकी ये सारे जो है जैन साहित्य है। इसमें थेरी गाथा में 32 बौद्ध कवित्रियों की एक कविता का संकलन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुलेमित है? तो सही सुलेमित कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता चित्रित धुसा मृडभान, ये गलत है। कुषाण कंधार से निकला, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, मुगल अजंता चित्रकारी, ये भी गलत है। मराठा पहाड़ी चित्रशैली, ये भी गलत है। चित्रित धूसर मृडभान संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद की संस्कृति का है। वहीं सिंधु सभ्यता काल में लाल एवं काले मृडभान संस्कृति प्रचलित थी। लाल एवं काले। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। और वही कहे बाबर की बात करें तो बाबर ने गाजी की उपाधि खानवा युद्ध के बाद धारण की थी। गाजी की उपाधि खानवा युद्ध के बाद धारण की थी। ये खानवा का युद्ध हुआ कब था? 16 मार्च 1527 ईस्वी में जो है बाबर ने राणा संगा को पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आगरा से दिल्ली शाहजहां ने ले गया था। शाहजहां अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया था। जबकि हम लोग जानते हैं शाहजहां का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ कब था? तो 24 फरवरी 1628 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब शहादत खां था। ऑप्शन नंबर बी। कौन था? शहादत खां। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था शहादत खां बुरहान मुल्क, इसका पूरा नाम था शहादत खां बुरहान मुल्क। यह सिया मतावलंबी तथा निसारपुर के सैयदों का वंशज था। इसी के समय में जो है नादिर शाह ने आक्रमण किया था। किसके समय में? इसी के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, जिसके भय से इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई। ऑप्शन नंबर डी। रैयत बंदोबस्त कई वर्षों के निरंतर प्रयास के पश्चात स्वीकार किया गया। रैयत पद्धति सर्वप्रथम बारामहल जिले के कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। इसमें लगान समझौता जमींदारों से न करके वास्तविक किसानों से किया जाता था, जो भूमि के स्वामी होते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? HRA का सदस्य नहीं था। तो इसमें सदस्य नहीं था शिव वर्मा। ऑप्शन नंबर डी, शिव वर्मा जो है ये HRA का नहीं, HSRA का सदस्य था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। क्यों किया था? तो असहयोग आंदोलन चोरा चोरी घटना के बाद, चोरा चोरी जो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, उसके बाद 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है,
1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन नंबर सी रक्षा विभाग, यह बलदेव सिंह के पास था। विदेशी मामले राष्ट्रमंडल संबंधित ये सारे जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पास था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन है? तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर। इसके अलावा मणिपुर भी बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश भारत से कुल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 4096.7 किलोमीटर सबसे अधिक बांग्लादेश साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा यह सिक्किम में है। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ है? ये सिक्किम में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुडुचेरी का 4 क्षेत्र है। वह किस किस राज्य में विभाजित है? तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में 2 हैं, कौन कौन? पुडुचेरी और करिकल। और वहीं केरल में माहे है, केरल में माहे जिला है इसका। और आंध्र प्रदेश में यनम। ये 4 जिले हैं, 3 राज्यों में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जिसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा आती है उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है? तो नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। इससे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दोनों राज्य लाभान्वित हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं। ऑप्शन नंबर डी। गेहूं नकदी फसल नहीं है, गेहूं एक रबी फसल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो ये किस भाग में है? ये दक्षिण पूर्व भाग में। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व भाग। यहाँ धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार की खनिजों की उपलब्धता पाई जाती है। इसमें जो है लो अयस्क, तांबा, मैंगनीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि धात्विक खनिज। तो गोंडवाना समूह के चट्टानों से कोयला जैसी बहुमूल्य अधात्विक खनिज भी बड़े पैमाने पर निकाली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी भावनगर, गुजरात। ज्वारीय ऊर्जा जो अक्षय ऊर्जा का एक साधन है। लगभग जो है भारत में 9,000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की जाती है। इसमें गुजरात के तट पे खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से ज्वारीय तरंग से लगभग 7,000 से 9,000 मेगावाट की ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री ये क्या है? अंटार्कटिका में भारत शोध केंद्र। ऑप्शन नंबर बी। ये अब अस्तित्व में नहीं है। ये दक्षिण गंगोत्री 1983-84 में स्थापित किया गया था। 1983-84 में। यह अब अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद जो है 1988-89 में मैत्री नाम के दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया गया था। फिर 2012 में भारती नाम का तीसरा शोध अभी संचालित है, काम कर रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च ये दोनों तिथि को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। इसे हम लोग 21 मार्च को हम लोग ग्रीष्म अयनांत कहते हैं।
और ये 23 सितंबर को शीत अयनांत कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करता है? ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम लोग 38वीं समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट हेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला एक पुल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है जिसका खोज 1500 ईस्वी के आसपास पुर्तगाली यात्री डियागो गार्सिया ने किया था और उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया डियागो गार्सिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। इसका फुल फॉर्म बेनेगल नरसिंह राव था। वहीं अंबेडकर को हम लोग जानते हैं प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार या कैसा अधिकार या मूल अधिकार है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 86वें संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भाग 3 के अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है क्या? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना? 25 वर्ष। यानी लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे व्यक्ति जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखता हो उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ वकालत कर सकते हैं? कहीं नहीं, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार वह जो है भारत क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 171 में। ऑप्शन नंबर बी। और गठन या विघटन इसकी चर्चा अनुच्छेद 169 में। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है। अब विधान परिषद की संख्या के बारे में बात करें तो विधानसभा की कुल सदस्यों का 1/3 से जो है अधिक नहीं हो सकता है और 40 से कम नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो ये संसद में निहित होती है। ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है और संसद में निहित होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो ये 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था और ये भूमि संबंधी था और इसके तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है?
ये बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए किस राज्य में है? बिहार। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से बिहार राज्य को है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों की व्यवस्था है। यहाँ न्याय पंचायतों को 3 माह तक जेल एवं 1000 रुपये तक जुर्माना की सजा देने का शक्ति प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर ए किसे जाता है? कार्ल मार्क्स को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और O3 ओजोन, ये सारे ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसार का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका झील किस पर्वत माला पर स्थित है? तो यह एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला इसी पर स्थित है टीटीकाका झील। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? उपसभापति को। किसे? उपसभापति। उपसभापति भी अपना इस्तीफा सभापति को देते हैं। अगला प्रश्न है। निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ? तो आयात निर्यात बैंक का भारत में गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1982 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी 1982 में हुआ था। इसका उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में भविष्य निधि है, तो भारत में भविष्य निधि होता है संविदा आधारित बचत। ऑप्शन नंबर ए संविदा आधारित बचत। भारत में भविष्य निधि संविदा आधारित बचत है। भविष्य निधि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आय का वह भाग है जिसे संविदा के आधार पर सरकार के पास जमा करना पड़ता है। ज्ञात हो कि भविष्य निधि सरकार की आय नहीं अपितु दायित्व है। अगला प्रश्न है मैथ से। राहुल ने 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 14% की दर से SI साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 43,000 रुपये जमा किए। 4 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाले कुल राशि कितना है? तो इसे आप लोग आराम से बना लीजिएगा। SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। PRT/100 सॉल्व कीजिएगा तो इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा कितना? 24,080 रुपये। तो इसका निकालना है हमें कुल अमाउंट। तो 24,080 और 43,000 रुपये को ऐड कर लीजिएगा तो 67,080 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजीव ने किताब के 5/8 भाग को एक दिन में पढ़ा। अगले दिन उसने शेष भाग के 2/3 भाग को पढ़ा। अब 30 पन्ने बाकी हैं, तो इस किताब में कुल कितने पन्ने हैं? इस किताब में कुल कितने पन्ने हैं? अगर इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, LCM इसका 8 और 3 है तो 24 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पुस्तक में कुल 24 पन्ने हैं। कितने पन्ने हैं? 24 पन्ने हैं। तो पहला दिन कितना पढ़ा? 5/8। तो 24 का हम लोग 5/8 निकालेंगे, कितना होगा? इसे कट कर लीजिएगा 15। पहला दिन उन्होंने 15 पढ़ लिया। फिर शेष बचा कितना? तो 24 में से 15 घटा लीजिए 9। और उसके बाद उसने पढ़ा उसका 2/3। इसे भी काट लेंगे, 3 दूनी 6। कितना? 6 पढ़ा। उसके बाद बचा कितना? तो बच गया ये 15 में बच गया इधर 24 में से 15 और 6, 15 और 6 21, यानी 3 बचे। कितने बचे? 3 बचे। तो 3 का वैल्यू 30, यानी यहाँ कितना दिया? 3 पन्ने बचे। 3 का वैल्यू 30 है तो हमें 24 मान है तो 24 का वैल्यू निकालना है। तो 30/3 × 24, इसे कट कर लीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 240। ऑप्शन नंबर सी 240। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 वर्ष पहले राम और राहुल की आयु का अनुपात 3:4। उनकी वर्तमान आयु 17:22। यदि राम सुनील से 5 वर्ष बड़ा हो तो सुनील की वर्तमान आयु कितना होगा? सुनील की वर्तमान आयु कितना होगा? इसे आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। कह रहा कि कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। इसे अगर 3x मान लेते हैं तो उसकी वर्तमान, इसकी जो 4 वर्ष पहले उसका निकल जाएगा 3x
और 4x, तो वर्तमान में कितना होगा, दोनों में 4 4 जोड़ देंगे, दोनों में 4 4 जोड़ देंगे, तो 3x + 4 बाई 4x + 4, और वर्तमान में दिया हुआ रेशियो 17:22। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, x का मान इससे सॉल्व किया तो x का मान 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। तो 4 वर्ष पहले की बात हो तो 3 गुना x यानी 3 गुना 10 30, और अभी निकालना हो तो उसमें 4 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा इसका, और 29 हो जाएगा उसका। तो इसमें पूछ रहा है सुनील की वर्तमान आयु 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्टेशन ए से 2 की ओर जाती है और 2 से 1 की ओर 36 किलोमीटर घंटे की आती है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना चालों का गुणनफल, तो 24 गुना 36 बटे चालों का योगफल, तो 24 और 36 60। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 46 है, बाद में पाया गया कि एक संख्या 46 के जगह 53 के रूप में लिख दिया गया, तो संख्याओं का सही औसत निकालिए। तो संख्याओं का सही होता, अगर 46 गुने 10 करते हैं तो कुल संख्या का योग कितना हो जाएगा, 460। 460 कह रहा है, लेकिन उसमें कह रहा है कि 46 की जगह 53 लिख दिया गया, यानी 46 को गलत तरीके से 53 लिख दिया है, यानी लिखना था उसको 46 लिख दिया है 53। तो इसका इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे, 7 माइनस कर लेंगे तो 453 औसत, उसका कुल योग 453, इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, औसत निकल जाएगा तो 45.3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद इसके अतिरिक्त पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक, यानी पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कोर की बात करें तो आयरन हो जाएगा, कोर की बात करें तो आयरन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इस विभाजन के बाद एक मातृ कोशिका में 4 कोशिकाएं बनती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह विभाजन अलैंगिक जनन करने वाले सजीवों में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य के 1.44 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के 1.44 वाले द्रव्यमान को हम लोग चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर भारतीय मूल के खगोल भौतिकविद थे, जिन्होंने सफ़ेद बौने तारों के जीवन अवस्था के विषय में सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सफ़ेद बौने तारे के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा सूर्य द्रव्यमान का 1.44 गुना होता है। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो ऊपर से जब हम लोग कोई वस्तु नीचे गिराते हैं तो उसका भार जो है क्या होता है, अपरिवर्तनशील रहता है, ऑप्शन नंबर बी। उसका भार जो है नहीं बदलता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई थी तो वह स्वतंत्र रूप में गिरती है, तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। और एसआई मात्रक होता है न्यूटन। एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगला प्रश्न है, कैफीन कहाँ पाया जाता है, यानी कैफीन किस में पाया जाता है, तो कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कैफीन कॉफ़ी और शीतल पेय में कैफीन नामक शक्तिशाली उत्तेजक पाए जाते हैं। चाय में कैफीन एक मन प्रभावी औषधि है। कैफीन दुनिया की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मन प्रभावी औषधि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। वहीं पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। वहीं एंथ्रोलॉजी, फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, एक फेदम बराबर होता है कितना फीट, एक फेदम बराबर 6 फीट होता है। कितना होता है, 6 फीट होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका किस में पाए जाते हैं, माइटोप्लाज्मा में, ऑप्शन नंबर बी।
माइटोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। यह एक कोशिकीय होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण होता है 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मानव पाचन तंत्र में आहार नली होती है जिसमें विभिन्न घटकों में विभाजित किया जाता है। मुख, गुहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। तो पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन धन आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन धन आवेशित कण है जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर डी, कल्पना चावला। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गई थी। 7 यात्री दल सदस्यों में शामिल एक महिला थी जो भारतीय थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अदरक होता है रूपांतरित, तो अदरक किसका रूपांतरित है? तो हम लोग जानते हैं अदरक तना का रूपांतरित है। ऑप्शन नंबर डी, यह मिट्टी के अंदर क्षैतिज बढ़ता है। इसमें काफ़ी मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है जिसके कारण यह फूलदार मोटा हो जाता है। अदरक जिनसी बरेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी होती है, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तो वह कितना होता है? वह जितना है उसका चौथा भाग हो जाए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है कार्बन। ऑप्शन नंबर बी। वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वह ऋणात्मक होते हैं और अधातु कहलाते हैं। इसमें कार्बन एक प्रमुख अधातु है। यह चतुर संयोजी अधातु है। इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, इसी कारण इसके सर्वाधिक यौगिक हैं। कार्बन द्वारा बनाए गए यौगिकों की संख्या लगभग 5 लाख से भी अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सागर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड NaCl पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो कौन सा एंजाइम? तो जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का C6H12O6 जाइमेज की उपस्थिति में ये इथेनॉल का निर्माण करती है। 2C ये बैलेंस करने के लिए कहा है, C2H5OH प्लस CO2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है? तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है कोबाल्ट पाए जाते हैं। यह विटामिन RBC निर्माण, तंत्रिका प्रणाली को स्वस्थ रखने, ऊर्जा का संचार करने के लिए आवश्यक है। इस विटामिन से हृदय रोग का खतरा भी कम रहता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो किस राज्य की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक यानी GI टैग रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है। GI टैग मानक काई चटनी के व्यापक उपयोग के लिए एक संरचित स्वच्छता प्रोटोकॉल विकसित करने में मदद करेगा। वर्ष 2019 में ओडिशा को ओडिशा रसगुल्ला के लिए भी GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व मलाला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस ये हम लोग मनाते हैं 12 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी, 12 जुलाई को पाकिस्तान की समाज सेवी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला की जन्म तिथि है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस
मनाने की घोषणा किया। दुनिया भर में मलाला दिवस को महिलाओं और बच्चों के अधिकार के सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? तो ये भारत रंग महोत्सव, इसका आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पल्लीकर नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया। इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की संख्या जो पहले 49 से बढ़कर अब 54 हो गई। नए साइटों में तमिलनाडु में 3 करिकिली पक्षी अभयारण्य, परिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश की एक आर्द्रभूमि सांख्य सागर शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष भारत को बाजरा वर्ष के रूप में, किस वर्ष को भारत ने बाजरा वर्ष के रूप में मनाया है? तो बाजरा वर्ष ये कौन सा वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2018। ऑप्शन नंबर सी, 2018 को बाजरा वर्ष के रूप में भारत ने मनाया था। प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? रिवैम्ड, तो ये किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्देश्य डिस्कॉम्स को उसकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद करने से है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? तो कृषि जनगणना 5 वर्षों के अंतराल पे जारी की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये कौन सी कंपनी बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है मुकेश अंबानी ने अपनी 45वीं वार्षिक बैठक में गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने का घोषणा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? 70 वर्ष और 7 महीना, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन की महारानी 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर 2022 को इनका निधन हो गया। उन्होंने 70 वर्ष और 7 महीने तक शासन किया, जो कि ब्रिटिश इतिहास में किसी भी अन्य सम्राट से अधिक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड उनकी परदादी महारानी विक्टोरिया के पास था, जिन्होंने 63 वर्ष 7 महीने और 2 दिन तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया है? तो स्माइल 75 ये पहल किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कार्य एवं अधिकारिता मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह पहला द्विपक्षीय अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय अभ्यास में भारतीय वायुसेना और मलेशिया की रॉयल मलेशियाई वायुसेना भाग लेगी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली समय शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है INS कर्ण, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। INS कर्ण में भारत की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। शूटिंग रेंज को उन्नत लक्ष्य प्रणालियों से लैस किया गया है, जिसमें संबंधित नियंत्रण सॉफ्टवेयर है ताकि कर्मियों को उनके फायरिंग कौशल में सुधार करने में मदद मिल सके। वहीं भारतीय नौसेना पोत, जिसे INS कर्ण भारतीय विशेष अभियान बलों मार्कोस या समुद्री कमांडो के लिए समर्पित पोत है। अगला प्रश्न है, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की यानी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उन्हें यह पुरस्कार लिबर्टी मेडल 2022 सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय
वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया है सुएला ब्रेवरमैन को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को लंदन में एक समारोह में पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस यह 28 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 28 सितंबर को। अच्छा, ये 2020 में इसका थीम क्या था? इसका थीम था रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय आईटी कंपनी विप्रो ने 3000 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जो कंपनी के प्रतिस्पर्धाओं के लिए काम कर रहे थे। इस प्रकार एक साथ 2 कंपनियों के काम करने को मून लाइटिंग कहा जाता है। यानी एक साथ 2 कंपनी का काम करने को हम लोग मून लाइटिंग कहते हैं। कंपनियों को चिंता है कि इस प्रथा से हितों का टकराव, डेटा उल्लंघनों और कंपनी की बौद्धिक संपदा और परिसंपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं बजरंग पुनिया। ऑप्शन नंबर ए, बजरंग पुनिया। यह 65 किलो वर्ग ग्राम के एक पहलवान है जिन्होंने 2013 में कांस्य, 2018 में रजत, 2019 में कांस्य पदक जीता है। और फिर अभी हाल ही में इन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में भी कांस्य पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने भारत के पहले कडाबूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु ने घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने। चलिए अगला प्रश्न है। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये लागू किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे RN रवि ने राज्य में ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने एवं ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ तमिलनाडु ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध और ऑनलाइन गेम के नियमन अध्यादेश 2022 प्रभावी हो गया है। इस नियम के तहत स्थानीय ऑनलाइन गेम प्रदाता पंजीकरण के बाद ही सेवा प्रदान कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है और वो वैलिडिटी होगी बस 3 साल की। प्रश्न है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए लेखा महानियंत्रक के रूप में भारती दास को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का क्या नाम है? तो इस नई योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना। अगला प्रश्न है, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिए? तो इजराइल के फिर से प्रधानमंत्री बनाए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग केनोइंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी? तो ये किस राज्य में इसकी स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना उत्तराखंड में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह। उन्हें उत्तराखंड के टिहरी में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग केनोइंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी। उन्होंने टिहरी झील में राष्ट्रीय चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के उद्घाटन के अवसर पर यह बात। प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किसका परीक्षण किया है? ब्रह्मोस का। ऑप्शन नंबर ए, इंडियन फोर्स ने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका टेस्ट बंगाल की खाड़ी में जहाज के टारगेट पर सटीक हमला करके पूरा किया गया है। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो किस संस्था को? IISc बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर सी, IISc बेंगलुरु को। अगला प्रश्न है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये किस संस्था द्वारा संचालित है? तो यह
आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई के द्वारा संचालित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या किस जिले में है? तो सबसे कम एसटी की संख्या किस जिले में? शिवहर जिले में, ऑप्शन नंबर ए, शिवहर जिले में इसकी संख्या सबसे। प्रश्न है, तिलहरा झरना किस जिले में स्थित है? ये कैमूर जिले में स्थित है। तिलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार के पास है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये पश्चिमी चंपारण में है, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 में हुआ था, 1968 ईस्वी में हुआ था इंद्रपुरी बैराज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है? तो बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए, किससे है? बैडमिंटन से। बिहार के किस जिले में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ स्थापित की जाएगी? सीतामढ़ी में, ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी में स्थापित। बिहार के एक सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बताया कि राज्य के सीतामढ़ी जिले के राधोपुर बखरी में सीता माता की 257 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। इसका निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिले में 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे? ये कितने जिलों में खोले जाएंगे? तो बिहार के सभी जिलों में, ऑप्शन नंबर डी। 15 अक्टूबर 2022 को बिहार के राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया कि राज्य के सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। होम में 2 तरह की लड़कियां को रखा जाएगा, जिसमें एक ऐसी लड़कियां होती है जो बिल्कुल अकेली होती है, उनका कोई परिवार नहीं होता, वहीं दूसरी वैसी लड़कियां जो किसी तरह घर से भागी या खोई हुई हो। इन दोनों का रहन सहन बिल्कुल अलग होता है। और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है, बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? ये तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना इसमें पहले स्थान पर। तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत पहला पुरस्कार जीता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति वर्ग से जुड़ा है। दूसरी और हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु इसमें तीसरे स्थान पर रहा। दोस्तों ये था क्राउन का बेहतरीन सेट, जिसमें हम लोगों ने 100 प्रश्न देखे हैं। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, सभी एग्जाम के लिए आपको फायदे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।